चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थिंग्स विद मीडिया इकोलॉजी। ठीक है, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मीडिया इकोलॉजी। एक क्लास में कोशिश करूंगा कि एक अच्छा सा रिकैप आप लोगों को दे सकूं मीडिया इकोलॉजी के हवाले से। We need to understand what is meant by media ecology, what we need to understand in this media ecological system. सही है जी। देखिए, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, हमें पहले अंडरस्टैंड करना है इकोलॉजी का मतलब। इकोलॉजी स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है जी, एनवायरनमेंट। हम क्या देख रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीडिया का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? मीडिया का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। सही है। अब एनवायरनमेंट इज लिंक्ड विद टेक्नोलॉजी। एनवायरनमेंट इज लिंक्ड विद टेक्नोलॉजी। व्हाट इट मींस, दुनिया में जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाता है। ऐसी बात है? ठीक है, यानी कि दुनिया में एक मर्तबा इकोलॉजी चेंज हुई, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए ऑटोमेटिकली पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात करते हैं, टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं हम दो सिस्टम से, ट्रेडिशनल मीडिया जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है क्या, ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर हमारे पास एनालॉग फॉर्म ऑफ द मीडिया आ जाता है। दूसरी टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया ट्रेडिशनल मीडिया में, जो चेंज आया वो आया न्यू मीडिया फॉर्म्स के। ठीक है जी, ये जो न्यू मीडिया फॉर्म्स थी एक्चुअल में ये डिजिटल मीडिया फॉर्म्स थी। ठीक हो गया जी, सही है। यानी कि पूरे मीडिया का इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। Am I right? Yes, sir. जब टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस में भी चेंज आएगा, पूरे मीडिया बिजनेस में चेंज आ जाएगा। ऐसी बात है। एक जमाने में क्या होती थी, हमारे पास हम क्या देखते थे, बहुत सिंपल सी बात है, हमारे घरों में VCR हुआ करते थे। सही है। क्या होती थी, फिल्म रेंटल चलता था। क्या चलता था बेटा? फिल्म रेंटल का बिजनेस था। सर एक बात बताएं, एनालॉग। यस सर। ये मीडिया इकोलॉजी चले एक कहते हैं मीडिया एनवायरनमेंट की स्टडी है, लेकिन इसको पढ़ेगा कौन, पढ़ता कौन है? पढ़ता कौन है? देखिए, वो तमाम लोग जो मीडिया मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, जो स्ट्रेटेजिक मीडिया बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप मीडिया के होने वाले, जैसे हम यहाँ तक इस स्टेज तक पहुंचे, मैं अभी आता हूँ आपको, मैं बताता हूँ कौन पढ़ेगा। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, फिल्म रेंटल एनालॉग का बिजनेस था। ठीक है, अब ये लोग वो पढ़ेंगे। सर सुनिएगा, ये देखें, फिल्म रेंट, अब एक कंपनी है जो फिल्म रेंटल का काम करती है। नाउ दे वांट टू रिसर्च अबाउट दिस थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट सिस्टम, व्हाट इज द नेक्स्ट इकोसिस्टम। ठीक है, अब उनको पता चला कि दुनिया के अंदर डिजिटल आपकी फिल्म चलेंगी, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज इन फिल्म रेंटल से आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर दिया। सही है, जिसके अंदर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे थे। जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, अब सर मैं कौन से फिल्म की केस स्टडी बता रहा हूँ, सर इधर देखिएगा, मैं बता रहा हूँ दिस केस स्टडी इज लिंक विद नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पहले जो दौर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बेचा करती थी, ये फिल्म रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। सही है, आपको कैसेट्स चाहिए, आपको कैसेट्स मिल जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कहते हैं 1996 के अंदर, 1992 के अंदर इन्होंने पहली सीरीज बाय की थी, पहली सीरीज जिसको नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कहते हैं। 1992 या 1996 के अंदर इन्होंने बाय किया। जी जी। तो उससे पहले ये लोग क्या कर रहे थे, उससे पहले ये लोग सिर्फ वर्किंग कर रहे थे किस चीज़ के ऊपर, सिर्फ कैसेट रेंटल के ऊपर काम करते थे। सही है। अब देखो, ये तुमने कहा ना, ये किन के लिए इंपॉर्टेंट, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो रिसर्च कर रहे हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कैसा नया चेंज होने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब ऑटोमेटिकली 2007 तक नेक्स्ट नेटफ्लिक्स जो था वो लॉस में चल रहा था। सही है, ये डिफॉल्टर होने के करीब थे ये लोग। ठीक है, बट इवेंचुअली जब 2007 के अंदर पूरा एक न्यू मीडिया रेवोल्यूशन आया दुनिया के अंदर लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हुए, तो आज आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स की कितनी बड़ी इक्विटी है। एम आई राइट? This is all about the scenario of changing in ecosystems. Media ecosystems are changing. सही है? मीडिया एनवायरनमेंट की चेंजिंग। अच्छा, इसके साथ साथ इकोलॉजी के अंदर हम स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करते हैं कि मीडिया का
स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मीडिया का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है। जब मैं कहता हूं मीडिया का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, पूरा आउटलुक मीडिया का चेंज हो जाएगा। अब देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या देखते हैं, हमारे पास बिग सिक्स था, सही है। अब बिग सिक्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आज जो ज्यादा कंजम्पशन है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की एग्जैक्टली डिजिटल कंजम्पशन स्टार्ट हो रहा है। पहले एक जमाने में सिर्फ बिग सिक्स की चीजें आप परचेज किया करते थे, जिसके अंदर आपका डिज्नी हो गया, मार्वल हो गया, आपका यूनिवर्सल हो गया, सोनी हो गया, ठीक है। यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट ऑफ दीज कंपनीज, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिजिटल कंजम्पशन क्रिएट होना शुरू हो गए, तो पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गई कंटिन्यूस, ठीक है। अब ये चेंजेस क्यों आ रही है, फिर दीज चेंजेस आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, दीज चेंजेस आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। इसको कॉपी करें, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। ओके जी, स्टार्ट करेंगे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारा मीडिया इकोलॉजी के अंदर, एक थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं मीडियम इज द मैसेज। क्या मतलब? समझा रहे जरा, मीडियम इज द मैसेज, सही है। अब देखिए अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा डीकोड करूं आपके लिए, तो आपको क्या समझ में आएगा। मीडियम की जगह आप यहां पर समझो, यहां लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी, मैसेज की जगह समझो यहां पे लिखा हुआ है कंटेंट। देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट, सही है। अब समझो, कुछ लोगों के नजदीक टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है, कुछ लोगों के नजदीक कंटेंट बहुत मैटर करता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कंटेंट को अंडरमाइन कर रही है, राइट रॉन्ग, सही है। आज आप देखते हो फिल्म्स का कंटेंट कोई बहुत हैवी नहीं चल रहा, लेकिन फिल्म्स की जो टेक्नोलॉजी है बहुत हाई क्लास चल रही है, सीजीआई आ गया है, सही है। अब बहुत सारी अगर आप बिग सिक्स की फिल्म्स देख लो उठा के, तो उन फिल्म्स के अंदर बहुत ज्यादा हैवी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, रादर देन बहुत हैवी कंटेंट यूज हो रहा है, राइट। तो ये सर, तो फिर इससे हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और कंटेंट का इनवर्स रिलेशन है। जरूरी नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, सही। जैसे जिसको हम अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में कहें, हमने वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0, अगर हम इस थ्योरी को बेसिकली अंडरस्टैंड करें तो हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नजर आएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सही है। अब जैसा कि अगर मैं बात करूं वेब 1.0 के बारे में, इट वाज अ स्टैटिक वेब। क्या था बेटा ये? स्टैटिक वेब। सिंपल एक इंफॉर्मेशन हुआ करती थी उस दौर के अंदर। जिनको नहीं पता उनको मैं समझा देता हूँ। वेब सिस्टम स्टैंड फॉर व्हाट, कि वेब सिस्टम से मतलब है कि जब दुनिया में इंटरनेट आया था, वर्ल्ड वाइड वेब आई थी, तो हम उसको जो पहला उसका जो पोर्शन था उसको हम कहते हैं वेब 1.0, जिसके दौर में सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो हुआ करती थी वो आपके प्लेटफॉर्म से मौजूद हुआ करती थी, और वो इन्फॉर्मेशन जो थी दरअसल लोग उसको एक्सेस गेन किया करते थे। एक्चुअल में आप कह सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो दरअसल इंसाइक्लोपीडिया का आप रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। कि पुराने ज़माने में लोगों के घरों में बहुत बड़े बड़े मोटी मोटी किताबें हुआ करती थी इंसाइक्लोपीडिया की, लेकिन उन किताबों की रिप्लेसमेंट, उस इन्फॉर्मेशन की रिप्लेसमेंट उन वेब एड्रेसेस के अंदर लोग ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वेब 1.0 के हवाले से, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ नजर आती है कि वो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन को, सिर्फ इन्फॉर्मेशन एलिमेंट हुआ करता था, वो उन वेबसाइट से मौजूद होता था। लेकिन एक बहुत जो सबसे खतरनाक एलिमेंट था इस वेब 1.0 का, वो ये था कि वन वेब सिस्टम, वन वेब पेज इज नॉट कनेक्टेड विद अनदर वेब पेज। एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से कनेक्ट नहीं हुआ करता था। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं YouTube के अंदर, अगर आपने YouTube के अंदर ऑप्शंस खोले तो यू कैन इजीली एक्सेस टू द YouTube स्टूडियो, आप मेंबरशिप की तरफ जा सकते हैं। यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, यानी कि एक वेब सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। लेकिन अगर हम देखें पुराने स्टैटिक वेब 1.0 के दौर के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सिर्फ स्टैटिक इंफॉर्मेशन बेस्ड वेब सिस्टम्स मौजूद हुआ करते हैं। जी जनाब। सर वेब 1.0 के सुपर कंप्यूटर को एग्जांपल लिंक कर सकते हैं? आप कह सकते हैं इट्स वन ऑफ द एग्जांपल, सही, जो एक्चुअली एग्जिस्टिंग डाटा के ऊपर कनेक्टेड हुआ करते हैं। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम देखते हैं कि वेब 2.0 की डेवलपमेंट होती है, वेब 2.0 इज इंटरैक्टिव फॉर्म ऑफ वेब सिस्टम, सही है। इंटरैक्टिव फॉर्म ऑफ वेब सिस्टम का मतलब है कि लोग एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं। जब इंटरैक्टिव सिस्टम्स क्रिएट होता है, लोग, आपने कोई चीज अपलोड की, सामने वाले ने रिस्पॉन्स दिया, अब कंटेंट में एवोल्यूशन आएगा, सही है, सही है, एग्जैक्टली। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशन इन कंटेंट होगा, ठीक है क्या?
एवोल्यूशन इन कंटेंट का मतलब है कि कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होगा। पहले अब इसी दौर में हम कह सकते हैं विकिपीडिया डेवलप हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, विकिपीडिया आ रहा है। विकिपीडिया का मतलब क्या है कि आप जो हैं लोग मुख्तलिफ लोग एक इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करें। हम इसी दौर के हिसाब से प्रोज्यूमर्स की अप्रोच को भी बात कर सकते हैं कि भाई प्रोज्यूमर्स आर कमिंग, प्रोज्यूमर्स आर द पीपल हु आर द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर बाय देयर ओन सेल्फ, ठीक है, यानी कि वो एक तरफ से प्रोड्यूसर भी हैं, एक तरफ कंज्यूमर भी हैं। यानी कि आज का जो मीडिया कंटेंट जो एक दौर में कहा जाता है इंटरैक्टिव वेब 2.0 का जो कंटेंट है, इट्स मोर लिंक टूवर्ड्स तो जनाब हम बात कर रहे थे प्रोज्यूमर्स के हवाले से। तो प्रोज्यूमर्स का सीन क्या होता है? प्रोज्यूमर्स का सीन बहुत सिंपल सा सीन है कि जिसके आज के दौर में जो हमारा कंटेंट का प्रोड्यूसर है, आप लोग जो हैं वो प्रोज्यूमर्स हैं। प्रोज्यूमर्स का मतलब है आप लोग प्रोड्यूसर भी हैं, आप लोग कंज्यूमर भी हैं, हमारा इंटरैक्टिव फॉर्म ऑफ वेब सिस्टम्स क्रिएट हो रहा है। इस बेसिस के ऊपर अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था, स्ट्रक्चर्स, बिजनेस स्ट्रक्चर्स क्रिएट होंगे नहीं होंगे, ठीक है। एक तरफ आपकी टेक्नोलॉजी, एक तरफ कंटेंट है, आपके न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स क्रिएट होंगे। पहले क्या था, पहले दौर के अंदर अखबार हुआ करता, अखबार वाले पहले अखबार होता था, टीवी हुआ करता। तुमने बचपन में देखा होगा कि भाई शायद तुम लोगों को नहीं याद है, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को उर्दू की टीचर ने एक लेटर लिखवाया करती थी। वो लेटर क्या होता था कि प्रोड्यूसर के नाम खत लिखें, सही है, प्रोड्यूसर के नाम पे खत लिखें जिसके अंदर वो मौजूदा प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार करें। ये हमारा उर्दू का सिलेबस का पार्ट हुआ करता। जिंदगी में पहली मतलब प्रोड्यूसर का नाम वहाँ पे सीखा था, सही है। तो वो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोड्यूसर एंड जो अब क्या था, उस जमाने में इंटरैक्टिव सिस्टम्स नहीं थे, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ सिस्टम मीडिया था, एम आई राइट, सही है। अब देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक दौर के अंदर, अब देखिए एक टाइम आएगा, एक टाइम होगा जब सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ मीडिया बिजनेसेस है, एम आई राइट। कोई सोच नहीं सकता था किसी दौर के अंदर कि फेसबुक, ऑर्कट टाइप की चीजें, जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, उनकी इनकी जगह सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ मीडिया जो बहुत जाइंट बिजनेसेस हैं, यहां से दुनिया ने सफर कहां किया, टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब देखो मेरी बात सुनो, या इस दौर का जो कंटेंट होगा, अब इधर देखना है, यहाँ पे मैं टेक्निक समझाऊंगा। इस दौर का कंटेंट जो होगा वो सेंट्रलाइज्ड कंटेंट होगा, यू कैन से इट्स फॉर द मैस मार्केट, समझ आई बात, which could be a part of the popular culture or the mass culture of the society, ऐसी बात है। इस दौर का जो प्रोडक्ट होगा, सही है, वो क्या होगा, इसके अंदर इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ कंटेंट। तुम्हारा इंस्टाग्राम और मेरे इंस्टाग्राम में फर्क होगा, नीश मार्केट, सही है, नीश मार्केट यानी कि हर पर्सन की अपनी मार्केट है, राइट, हर बंदा एक अपनी मार्केट के हिसाब से इसमें वर्किंग कर रहा होगा। क्लियर हो रही है बात? यानी कि हमने कहा ना एवोल्यूशन इन कंटेंट है, पहले कंटेंट क्या आ रहा था, फिर कंटेंट क्या आना शुरू हो गया। क्लियर हो रही बात? यानी कि टोटली मीडिया कंटेंट में एवोल्यूशन नजर आ रहा है। अच्छा जी, तो जनाब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि बिजनेस मार्केट के अंदर कंटेंट मार्केट में पूरा चेंज आ रहा है, सेंट्रलाइज से आप नीश मार्केट की तरफ आ रहे हैं। आपका कंटेंट, अब देखिए मेरी बात सुनें, इंसान की ख्वाहिश थी, एक इंसान की एक नीड होती है कि हर चीज उसकी अपनी पर्सनलाइज्ड हो, एम आई राइट रॉन्ग? वो जो पर्सनलाइज नीड्स को फुलफिल करते हैं वो एक्चुअली आपका ये जो न्यू एवोल्यूशन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपके पर्सनलाइज कंटेंट को फुलफिल करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मीडिया इकोलॉजी, एम आई राइट? अब इस तरीके से अब क्या हुआ, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम आते हैं वेब 3.0 पे। वेब 3.0 क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सही है। एआई की जब बात होती है तो बहुत सिंपल सी बात है, एआई स्टैंड्स फॉर व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस समझाऊंगा इसका, हाउ इट वर्क्स। एवरीवन हियर लिसन, मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो हाउ इट वर्क्स, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है। चूंकि ये चीज़ बहुत रीसेंट है, मैंने बाकायदा इसके ऊपर अभी रिसेंटली एक पूरा कोर्स किया था
कि हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग, हाउ इट अफेक्ट्स द मीडिया। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, मैंने बाय किया हुआ है, कि किसी को चाहिए तो मैं एक्चुअली शेयर कर लूँगा वो जो कोर्स था, ऑनलाइन कोर्स था एक्चुअली। तो जनाब एक्चुअली हाउ इट वर्क्स, मैं आपको बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा मैं आपको समझाता हूँ कि हाउ इट वर्क्स, ये पूरा फॉर्मूला चलता कैसे है। देखिए आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले पुराने वेब 2.0 के सर्च इंजन कैसे ऑपरेट करते थे, सही है। अब लेट्स सपोज उस सर्च इंजन में शायद पूरा डाटा मौजूद है, ठीक है, डाटा मौजूद है, सही है। हर डाटा के कीवर्डिंग हुई है, हर डाटा की कीवर्डिंग हुई है। मैंने एक चीज़ सर्च की, मेरा कीवर्ड का मैट्रिक्स और आपकी कीवर्ड के मैट्रिक्स के अंदर कोलिजन देखा जाएगा, यानी कि वो दोनों अगर जिस पॉइंट पर आके मिल जाएंगे वो कंटेंट मुझे दिखा दिया जाएगा। ये फॉर्मूला था। अब कंप्यूटर को नहीं पता, मैंने सखाइल सर्च किया, सखाइल कौन से सखाइल की बात कर रहा हूँ मैं, सखाइल ने कीवर्ड डाला हुआ था, एसके सक्कू का कीवर्ड डाला हुआ था भाई ने, ठीक है, भाई ने उससे दिखा दिया, ठीक है। अब हो सकता मैं किसी और सखाइल को सर्च कर रहा हूँ, कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं था। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। अब मैं बताता हूँ हाउ इट वर्क्स, तुम्हारे फोन्स किस तरह से यूज होते हैं, एवरीथिंग किस तरह से यूज होगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मीडिया बिजनेस को किस तरह से इफेक्ट क्रिएट करेगा, समझना। अब गेम स्टार्ट हुआ डाटा साइंस का। क्या हुआ बेटा, डाटा साइंस का। आपका जो सिस्टम है, आपका जो सर्वर है, वो सिर्फ डाटा कलेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, तुमने जो बोला डाटा कलेक्ट कर लिया, जो बोला जा रहा है उसका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और उस डाटा के अंदर कीवर्डिंग, ऑटोमेटिक कीवर्डिंग हो रही है, सही है। आप लैपटॉप बोले जा रहे हो, दिन में 100 मरतबा तुमने लैपटॉप बोला। तुम्हारे कंप्यूटर फोन के अंदर जब तुम कहते हो ना, आई एम गोइंग टू गिव द एक्सेस टू दिस एप्लीकेशन टू एक्सेस माई रिकॉर्डर, माई कैमरा, माई फोन एंड एवरीथिंग, सही है। तो इट मीन्स वो पर्टिकुलर ऐप जो भी अपने सर्वर के अंदर डाटा भेज रही है कि भाई ये बातें कर रहा है, ये बातें कर रहा है, सही है। अब वो जो डाटा है उसमें ऑटोमेटेड कीवर्ड्स होंगे, क्लियर रही बात। वो ऑटोमेटेड कीवर्ड्स उनके अपने डाटा में प्रोसेस होंगे, बताया जाएगा ओके हमारे अपने प्रोडक्ट, हमारे पास इस तरह की ये प्रोडक्ट, हमारे पास लैपटॉप मौजूद है, हमारे पास लैपटॉप मौजूद है। ऑटोमेटिकली वो आपको लैपटॉप दिखाना शुरू कर देंगे। ये तो मैंने बहुत एडवांस लेवल की कहानी सुनाई। बहुत बेसिक लेवल की तुम्हारे जो क्लिक सेंस काम करता है। क्लिक सेंस कैसे काम करता है, आप जो चीज़ सर्च कर रहे होते हो उसका जो आप एंटर दबा रहे होते हो वो डाटा स्टोर हो रहा होता है। जहाँ जहाँ आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वो चीज़ें डाटा स्टोर हो रहा है और वो आपको वही प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं। डाटा अब की बार देखो, व्हाट्सएप का जो एडवांटेज है, अगर फेसबुक ले लेता है और फेसबुक उसको यूज़ करता है, तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है व्हाट्सएप का वो यही है कि व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप का फेसबुक डाटा यूज़ करेगा, सही है, समझ में आई बात। वो उसका डाटा यूज़ करेगा। डाटा यूज़ करने का मतलब क्या होता है कि बहुत सिंपल सी बात है कि वो उसका जो डाटा, जो आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, लेट्स आपने लेदर जैकेट लिखा 10 मरतबा, वो आपको लेदर जैकेट फेसबुक के थ्रू एड्स दिखाना शुरू कर देगा। एक्चुअल में देखो ये पूरा बिजनेस चलता भी इसी मॉडल के थ्रू है, ठीक है। मैं एक एडवर्टाइज़र हूँ, सही है, आप मार्केट है, सही है। जब तक मार्केट मेरी प्रोडक्ट बाय नहीं करेगी, मैं एडवर्टाइजर के भी पैसे लगाऊंगा नहीं फेसबुक पे, राइट। अब फेसबुक को ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि एक्चुअल एडवर्टाइजर अब्दुल्ला शामिर का प्रोडक्ट बाय करे, उसके लिए वो अपने डाटा में कीवर्डिंग करते हैं। अब जो लोग, आप लोग अगर मेरी तरह के प्रोडक्ट के वो सर्च आउट कर रहे होगे तो डेफिनेट सी बात है कि फेसबुक आपको मेरी प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देगा, सही। तो एक्चुअल के अंदर एक तरह से कंप्यूटर के पास दिमाग आ गया कि वो, अच्छा अब दूसरी चीज़ क्या होती है, पॉसिबिलिटीज़। एक्चुअली हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक बड़ा वाइटल रोल होता है पॉसिबिलिटीज़ का, सही है। अगर इसने ये चीज़ सर्च की है तो ये किन किन चीज़ों पे जाएगा। आपकी सर्च हिस्ट्री डिफाइन करती है कि आप नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बाय करोगे, आपको पता है। यानी कि लेट्स सपोज आप इन दुकानों पे गए हो तो इन दुकानों में जाने के बाद आप ये चीज़ बाय करोगे, एम आई राइट। ये चीज़ें आपके जैसे लोगों के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो स्टैटिस्टिकल डाटा आपके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है कि भाई एक कैरेक्टर जो है वो लेट्स सपोज अमेजॉन की इन फिल्म्स को देख रहा है तो नेक्स्ट फिल्म ये देखेगा, उसको ये दिखाओ। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चलती है वो प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे चलती है, वो स्टैटिस्टिकल डाटा की बेसिस पे चलती है। यानी कि आपने लेट्स सपोज 10 फिल्में ये पुरानी देखी हैं, ठीक हो गया, 10 फिल्में देखी हैं, अब ये 11वीं फिल्म इस तरह की देख सकता है, इसको ये 4 फिल्में दिखाना शुरू करो।
इसी वजह से आपकी सब्सक्रिप्शन रिटेन रहती है बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ। अदरवाइज आप सब्सक्रिप्शन ख़त्म कर दो। टेक्निकली अगर आप बिल्कुल एक लेमैन के तौर पर सोचो तो भाई आपके सामने कोई फिल्म आती है, आप बहुत कम होता है कि कोई फिल्म नेटफ्लिक्स पे सर्च करके देखते हो, वो आपके दिखाना शुरू कर देता है। आप ठीक है, शुरू में आप सर्च कर रहे हो तो वो आपके पैटर्न सेट कर लेता है, हाँ ये इस किस्म की चीज़ें देखेगा बस, तो वो ऑटोमेटिकली ये तमाम कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज इसी बेसिस पे कंटिन्यू होते जाते हैं। यानी कि वेब सिस्टम यानी कि पहले इंटेलिजेंस नहीं थी अनइंटरैक्टिव सिस्टम से, अब वो सिस्टम्स इंटरैक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट, यानी कि फ्यूजन टेलर यहाँ तो समझ में आया, इसको कॉपी कीजिए।